कहानी की शुरुआत फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर्स बैक्स्टर बिल्डिंग में होती है। टीम के सदस्य किसी खतरे से नहीं, बल्कि आपसी मतभेद से जूझ रहे होते हैं। बैन ग्रिम, द थिंग, जो अपनी पत्थर जैसी खुरदुरी त्वचा के कारण हमेशा दुखी रहता है, एक बार फिर अपना गुस्सा निकालता है। वह अपने पुराने मानव रूप में वापस लौटना चाहता है और खुद को टीम में अलग थलग महसूस करता है। इस पर रीड रिचर्ड्स, मिस्टर फैंटास्टिक, उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन गुस्से में आकर कमरे से बाहर चला जाता है। इस दौरान जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च और सूजन स्टॉर्म, इनविजिबल गर्ल, भी आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे यह साफ होता है कि टीम के अंदर दरारें पड़ रही हैं। अब कहानी हमें न्यूयॉर्क शहर के एक अंधेरे अपार्टमेंट में लेकर जाती है, जहां पहली बार फिलिप मास्टर्स, जिसे आगे द पपेट मास्टर के नाम से जाना जाएगा, को दिखाया जाता है। वह एक पागल वैज्ञानिक है जिसने एक खास प्रकार की रेडियोधर्मी मिट्टी तैयार की है। इस मिट्टी से वह लोगों की हूबहू गुड़िया बनाता है और फिर उन्हें नियंत्रित कर सकता है। पपेट मास्टर के साथ उसकी सौतेली बेटी अलीशिया मास्टर्स भी रहती है, जो जन्म से अंधी है। हालांकि वह अपने पिता से प्यार करती है, लेकिन उसके बुरे इरादों से सहमत नहीं होती। पपेट मास्टर ये साबित करने के लिए कि उसकी शक्ति कितनी खतरनाक है, एक जेल में बंद कुख्यात कैदी की गुड़िया बनाकर उसे अपने वश में कर लेता है। यह कैदी जेल में हंगामा मचाकर भाग जाता है और पुलिस को चुनौती देता है। अब कहानी वापस बेन ग्रिम, द थिंग, पर आती है। गुस्से में वह न्यूयॉर्क की गलियों में भटक रहा होता है। तभी पपेट मास्टर उसकी गुड़िया बनाकर उसे नियंत्रित कर लेता है। बेन अचानक अपनी टीम पर हमला कर देता है और उन्हें लगने लगता है कि वह पागल हो गया है। बेन रीड रिचर्ड्स पर हमला करता है, जिससे उनकी लैब में तबाही मच जाती है। फिर वह सूजन स्टॉर्म को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को अदृश्य कर लेती है। इस बीच जॉनी स्टॉर्म उसे आग के गोले मारकर रोकने की कोशिश करता है। रीड रिचर्ड्स समझ जाता है कि कोई बाहरी ताकत बेन को नियंत्रित कर रही है। वे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अंततः पपेट मास्टर उसे फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर्स से बाहर निकलवाकर अपने ठिकाने पर बुला लेता है। पपेट मास्टर का असली लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। वह न्यूयॉर्क शहर पर राज करना चाहता है और इसके लिए वह शहर के मेयर और पुलिस प्रमुख को भी नियंत्रित करने का प्लान बनाता है। जब बेन, द थिंग, उसके कंट्रोल में आता है, तो वह उसे अपने साथ न्यूयॉर्क की सिटी काउंसिल में भेजने की साजिश करता है, ताकि वह वहां का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। इस बीच अलीशा मास्टर्स धीरे धीरे फैंटास्टिक फोर के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगती है। वह देख सकती नहीं है, लेकिन उसे बेन ग्रिम की उपस्थिति से कोई डर नहीं लगता। अलीसिया अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब फैंटास्टिक फोर पपेट मास्टर का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनविजिबल गर्ल अपने अदृश्य होने की शक्ति का उपयोग करके उसकी छिपी हुई लैब तक पहुंच जाती है। वह वहां बेन ग्रिम को देखती है, जो अब भी पपेट मास्टर के नियंत्रण में होता है। सूजन स्टॉर्म अलीशा मास्टर्स से संपर्क करती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वे उसे बचाने आए हैं। अलीसिया अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला करती है और उसकी गुड़िया फेंक देती है, जिससे बेन का नियंत्रण टूट जाता है। रीड रिचर्ड्स, जॉनी स्टॉर्म और सूजन मिलकर पपेट मास्टर को घेर लेते हैं। गुस्से में पपेट मास्टर खुद अपनी ही बनाई हुई एक गुड़िया पर फिसल जाता है और गलती से खिड़की से नीचे गिर जाता है। फैंटास्टिक फोर को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन कॉमिक्स में बाद में उसे जिंदा दिखाया गया। द थिंग को अब भी दुख होता है कि वह फिर से बेन ग्रिम, मानव रूप, नहीं बन पाया। हालांकि अलीशा मास्टर्स उसे सांत्वना देती है और उसे पहली बार कोई ऐसा मिलता है जो उसके पत्थर जैसे रूप से नहीं डरता। फैंटास्टिक फोर एक बार फिर से एकजुट हो जाते हैं और न्यूयॉर्क की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। बेन ग्रिम को लगता था कि उसकी बदसूरती उसे अलग बनाती है, लेकिन अलीशिया उसे दिखाती है कि असली सुंदरता इंसान के दिल में होती है। पपेट मास्टर अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है, जिसका नतीजा उसे खुद ही भुगतना पड़ता है। फैंटास्टिक फोर को आपसी मतभेद भुलाकर साथ आना पड़ा, जिससे वे खतरनाक विलेन को हरा सके। फैंटास्टिक फोर इश्यू नंबर 8 पहली बार पपेट मास्टर को इंट्रोड्यूस करता है और बेन ग्रिम तथा अलीशा मास्टर्स की कहानी को भी आगे बढ़ाता है।